बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया बोल रहे थे। इस बैक्टीरिया के अलग अलग नेचर की बात किए थे, किस तरह से फिलामेंटस फॉर्म में होगा, यूनिसेलुलर फॉर्म होगा, ये सारी चीजों को डिस्कस किया था। आज उसी पार्ट को थोड़ा और एलाबोरेट करता हूं बच्चे, उसी पार्ट को और समझाने की कोशिश करता हूं। ब्लू ग्रीन एल्गी के स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर में क्या कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो आप सबसे पहले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग को देखने को मिलेगा म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ कहने का मतलब बच्चे आप बोल सकते हैं कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, तो पानी में भी रहेगा, तो पानी से बचने के लिए एक लिपिड जैसा कुछ लेयर बना हुआ रहेगा, और इसी लेयर का नाम क्या दे देंगे हम लोग, म्यूसिलेजिनस शीथ। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। अब भाई एल्गी है या बैक्टीरिया है? सर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी किस में रखेंगे बच्चे? किंगडम मोनेरा में रखते हैं। तो बैक्टीरिया हो या एल्गी हो, सेल वॉल का तो प्रेजेंस होना जरूरी है भाई। तो यहां पे सेल वॉल देखने को मिल रहा है। सेल वॉल दो लेयर में देखने को मिल रहा है, ये आप बोल लीजिएगा आउटर सेल वॉल और इनर सेल वॉल। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सेल वॉल के अंदर में क्या देखने को मिलेगा? आप बोल लीजिएगा सर तीन ही पार्ट तो देखने को मिल ही सकता है। अगर बैक्टीरिया है तो ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। यहां पे भी क्या देखने को मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में अब अंदर का जो भी पार्ट बच गया ना बच्चे, इस पूरे पार्ट का नाम क्या दे दीजिएगा? इस पूरे पार्ट का नाम दे दीजिएगा साइटोप्लाज्म। क्या नाम दे दिए? साइटोप्लाज्म नाम दे दिए। साइटोप्लाज्म नाम दे दिए। बात को ध्यान से सुनिएगा। अब साइटोप्लाज्म में क्या कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसकी बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म में बच्चे सबसे पहले पॉइंट पे आ जाइएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या देखने को मिलेगा? यहां पे कुछ स्टोरेज बॉडी देखने को मिल रहा है, जिसको आप बोल रहे हैं अल्फा ग्रैन्यूल्स, या इसी का दूसरा नाम दे रहे हैं अल्फा ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहा है, या इसी का दूसरा फॉर्म देखने को मिल रहा है साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। डन। अगले पॉइंट पे जाते हैं बच्चे। यहां पे राइबोसोम भी देखने को मिलेगा। ये राइबोसोम कैसा होगा? बैक्टीरिया के जैसा। तो बैक्टीरिया में राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइएगा। कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं बच्चे, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट कहां पे रहता है? तो थाइलाक्वाइड में, और इसका नाम क्या दे देंगे? क्रोमेटोफोर्स। क्या नाम दे देंगे? क्रोमेटोफोर्स। अरे भाई प्लांट में है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के अंदर देखे थे, मान लीजिए ये वाला प्लास्टिड्स दिख रहा है, तो इसके अंदर इस तरह से मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखा था क्या? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया था? ग्रेना कहलाया था। ये ग्रेना नाम दे देते हैं, ये ग्रेना था बच्चे। अच्छा, मान लीजिए इसमें से एक स्ट्रक्चर को मैं बोल दूं, तो आप क्या बोलेंगे? सर यही तो थाइलाक्वाइड है। भाई ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, थैलाक्वाइड नाम दिए। अच्छा समझ लीजिएगा, ये बैक्टीरिया है ना, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए या नहीं चाहिए? वो स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे? वो स्ट्रक्चर थैलाक्वाइड है। तो यहां पे थैलाक्वाइड, और इसी का नाम दे रहे क्रोमेटोफोर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे अब इसको क्या बोल देंगे? थैलाक्वाइड या क्रोमेटोफोर्स को क्या बोल देंगे? फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। यहां पे गैस वैक्यूल्स भी है बच्चे, है ना। ये गैस वैक्यूल्स क्या काम करेगा? स्टोरेज का, एयर को स्टोर करने का काम करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे अंदर में क्या आपको देखने को मिलेगा? सबसे अंदर में देखने को मिलेगा क्या? जीनोमिक मटेरियल। क्या जीनोमिक मटेरियल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा? जी नहीं। क्या यहां पे जो क्रोमोसोम था इसके अंदर मेम्ब्रेन देखने को, क्रोमोसोम क्या एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा? नहीं। तो न्यूक्लियस में अगर मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियस में अगर मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको क्या ट्रू न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस? सर बाउंड्री नहीं है तो इसको फॉल्स न्यूक्लियस। क्या बोल लीजिएगा? फॉल्स न्यूक्लियस। तो यहां पे नाम दे दिए बच्चे फॉल्स न्यूक्लियस। तो फॉल्स न्यूक्लियस का ही दूसरा नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं या जीनोफोर बोल देते हैं, यही ना। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे। इंक्लूजन बॉडी के रूप में बताएं अल्फा ग्रेन्यूल्स है या साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स है? इंक्लूजन बॉडी के रूप में क्या आपको दिख रहा है? अल्फा ग्रेन्यूल्स या साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स या गैस वैक्यूल्स। ये सारा का सारा, ये तीनों का तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी कहने का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में जो डेड कंपोनेंट को स्टोर करने का काम कर रहा है। अरे डेड कंपोनेंट को स्टोर करने का काम कौन कर रहा था? वैक्यूल्स। यहां पे वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता है, और इसीलिए नाम क्या दे रहे हैं? इंक्लूजन बॉडी। क्या नाम दे रहे हैं? इंक्लूजन बॉडी।
नेक्स्ट पॉइंट में इंक्लूजन बॉडी और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर मैं समझा चुका हूं, जबकि वैक्यूल्स की बात कीजिएगा तो कैसा होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड, और यहां पे इंक्लूजन बॉडी की बात कर लीजिएगा तो कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का खासियत है बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। कहने का मतलब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। एक्चुअली में फाइनल नहीं है, लेकिन थोड़े से अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, अमोनिया के फॉर्म में या नाइट्राइट के फॉर्म में या नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया वाले या नाइट्रोजनस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, इसी को क्या नाम दे देंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो सम ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को N2 को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो क्या बोल लीजिएगा बच्चे, N2 को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, और अमोनिया को फाइनली किस में कन्वर्ट किया जाएगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जैसे कि आप अमाइनो एसिड बोल सकते हैं, नाइट्रेट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर लीजिएगा तो ये सॉइल के फर्टिलिटी को एनहेंस करता है, किसके द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म की बात करते हैं। तो सिम्बायोटिक फॉर्म क्या होता है, इस बात को समझते हैं। सम ब्लू ग्रीन एल्गी शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ मेनी प्लांट एंड परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बच्चे, कुछ प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। सर सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, मान लीजिए हमारा और आपका रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, बदले में कुछ पे किया जा रहा है, तो हमारा इससे स्पेन हो रहा है और आपका भी पढ़ाई अच्छा चल रहा है, तो हमारा एक दूसरे से बेनिफिटेड है क्या, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोल सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूं लाइकेन का, एल्गी और फंजाई का। एल्गी भाई खाना बना के देता है, फंजाई बदले में पानी ढोके लाता है। तो फंजाई को क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है, एल्गी को क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और दोनों एक साथ साथ से जीते हैं। अगर दोनों को अलग कर दें तो दोनों में से कोई सरवाइव नहीं करेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोल देंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहां बच्चे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, और इसके द्वारा प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, प्लांट को नाइट्रोजनस कंपाउंड अवेलेबल करवाता है। सो एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, जैसे एनाबिना की बात कीजिएगा, नॉस्टॉक की बात कीजिएगा। तो नॉस्टॉक और एनाबिना इज फाउंड इन कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। कहां पे मिल रहा है, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस में मिल रहा है, और ये साइकस के कोरेलॉइड रूट के साथ कैसा एसोसिएशन शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट पे, एनाबिना इज फाउंड ऑन द लिप्स ऑफ एजोला। एजोला के साथ भी एनाबिना क्या कर रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है। एजोला को अगर राइस प्लांट के साथ हम ग्रो करवा दें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ज्यादा अवेलेबल होगा राइस प्लांट के लिए, और प्रोडक्टिविटी क्या होगा बच्चे, इनहेंस होगा। सो दैट्स अबाउट द, इफ एजोला इज ग्रोन विद द राइस देन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस अप टू 50% बिकॉज एनाबिना आर फाउंड इन ऑन द लिप्स ऑफ एजोला। और यही एनाबिना क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, नाइट्रोजन अवेलेबल करवाएगा, किसके लिए भाई, ये नाइट्रोजन अवेलेबल करवाएगा प्लांट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन और कुछ दूसरे ब्लू ग्रीन एल्गी भी करते हैं, लेकिन उनको ये मतलब नहीं है दूसरे के साथ एसोसिएशन नहीं करना है, वो फ्री में कहीं भी रह रहे हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, तो इनको क्या नाम दे देंगे, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर्म। सुनिएगा, सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन फ्री लिविंग इन वाटर एंड सॉइल एंड परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। वाटर में रह रहा है या सॉइल में रह रहा है, किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, और फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्री लिविंग फॉर्म परफॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन।
एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, ये एनाबिना एजोला के साथ रह जाए तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या एनाबिना कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस के साथ रह जाए सिम्बायोटिक, और अकेले भी रहता है ना तो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो एनाबिना हो जाएगा, नॉस्टॉक हो जाएगा, एलोसिरा हो जाएगा और ऑक्सिलेटोरिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे? फ्री लिविंग फॉर्म विच परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे, एलोसिरा, दिस ब्लू ग्रीन एल्गी इज फाउंड इन प्लेंटी इन पैडी field. This blue green algae perform nitrogen fixation due to which the production of rice is increased. आप चाहे तो एजोला को ग्रो करवा लीजिए, एजोला के साथ कौन आ जाएगा? एनाबिना आ जाएगा, तो एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म कर लेगा, या आप चाहिए तो एलोसिरा को ग्रो करवा लीजिए, तो इससे भी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाएगा। हम तो क्या चाह रहे थे? क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्रॉप का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा? नाइट्रोजन अवेलेबल ज्यादा होगा, अमाइनो एसिड ज्यादा बनेगा, प्रोटीन ज्यादा बनेगा, एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, फोटोसिंथेटिक एल्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑक्सिलेटोरिया ऑल्सो फिक्स N2 इन पैडी फील्ड। ऑक्सिलेटोरिया की बात कर लीजिएगा, तो ये क्या कर रहा है? पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे थे, नॉस्टॉक की बात कर रहे थे। अब ये जो नॉस्टॉक था, इसके अंदर कौन से सेल के अंदर एक्चुअली में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज फाउंड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज कॉल्ड एज व्हाट? हेटेरोसिस्ट। एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है, एक स्पेशल सेल मिलता है जिसके अंदर जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, और उस सेल का नाम क्या देते हैं? हेटेरोसिस्ट सेल। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये वाला जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एरोबिक प्रोसेस है या एनारोबिक प्रोसेस है, तो आपका आंसर होगा सर ये एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है, एनारोबिक प्रोसेस। अच्छा, तो अगर एनारोबिक प्रोसेस है तो ये हेटेरोसिस्ट, ये समझ नहीं आ रहा है भाई, हेटेरोसिस्ट में कैसे चलेगा? यहां पे तो फोटोसिंथेसिस होगा ना, तो फोटोसिंथेसिस में होगा तो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या होगा? ये सारे जो है ऑटोट्रॉपिक है, तो यहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या कुछ होगा? CO2 को यूज किया जाएगा, वाटर को यूज किया जाएगा, और वाटर को यूज करके कन्वर्ट किस में किया जाएगा? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। आप देख पा रहे हैं, अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? O2। तो ये वाला सेल समझ नहीं आ रहा है भाई, O2 आ गए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा? नहीं होगा। तो सर यहां पे स्पेशल अरेंजमेंट क्या मिलता है? तो यहां पे जो हेटेरोसिस्ट सेल है ना बच्चे, ये हेटेरोसिस्ट सेल, इसमें PS2 एब्सेंट होता है। यहां पे बोल लीजिएगा फोटोसिस्टम 2 इज एब्सेंट, और फोटोसिस्टम 2 नहीं रहेगा तो बताइएगा वाटर का स्प्लिटिंग होगा, H2O स्प्लिटिंग डू नॉट अकर्स, तो क्या O2 का इवॉल्व होगा? नहीं होगा। फिर से मैं बात बोल रहा हूं सर, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में कैसे होता होगा ऑक्सीजन का एब्सेंट? तो लेग हेमोग्लोबिन का नाम सुने होंगे, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेंगे बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जहां पे मिनरल न्यूट्रिशन में या ट्रांसपोर्टेशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने को मिलेगा, और उस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑक्सीजन अगर आ गया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। तो यहां पे बोल रहे हैं फोटोसिंथेटिक भी है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस में O2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां तो ऑक्सीजन आ गया। तो ये जो हेटेरोसिस्ट सेल है ना बच्चे, हेटेरोसिस्ट सेल में फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है, और फोटोसिस्टम 2 नहीं है तो क्या वाटर का स्प्लिटिंग होगा? नहीं। और वाटर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ तो क्या O2 अवेलेबल होगा? नहीं। और O2 अवेलेबल नहीं है तो आराम से ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। यहां पे ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, बात समझ में आ गई? तो यहां पे आपको ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट मिल गया। अच्छा, आगे की ओर बढ़ते बच्चे, हेटेरोसिस्ट इज थिक वॉल्ड नॉन ग्रीन सेल। अब यहां पे ये कैसा है? नॉन ग्रीन सेल है।
तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए 2 सिस्टम चाहिए होगा, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। यहां पे फोटो सिस्टम 2 नहीं है तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। आप ये वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस में जाके समझेंगे कि एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस में जो O2 रिलीज होता है वो कैसे होता है, तो वाटर का स्प्लिटिंग की वजह से होता है। और वाटर का स्प्लिटिंग किसकी वजह से होता है, तो PS2 की वजह से होता है। PS2 नहीं है तो वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट बन जाएगा। लिग्यूमिनस प्लांट की बात कर लेते हैं बच्चे, राइजोबियम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, तो वहां पे लेग हेमोग्लोबिन रहता है, लिग्यूमिनस। लिग्यूमिनस प्लांट में क्या होगा, लेग हेमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। लेग हेमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, ऑक्सीजन को रहने ही नहीं देता है, इसको बोल देंगे ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, आराम से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चे। अब रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन बच्चे 2 तरह का, पहला वेजिटेटिव, दूसरा असेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। 3 तरह का एक्चुअली हुआ, पहला वेजिटेटिव, दूसरा असेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। तो बात कर लेते हैं हम बच्चे सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कीजिएगा तो सबसे पहले क्या है, बाइनरी फिजन। मैं आपको बताया था बच्चे, ये जैसे ही आ गया टर्म फिजन, तो फिजन किसके लिए यूज करेंगे, यूज फॉर यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर फॉर्म के लिए यूज करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट लाइक स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना कैसा था बच्चे, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? सर आप तो बताए थे प्रोकैरियोटिक फॉर्म में आता है, तो प्रोकैरियोटिक में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, फिजन के थ्रू, और 2 पार्ट में बॉडी टूट रहा है, तो आप क्या बोल लीजिएगा, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर टर्म आ रहा है फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन टर्म किसके लिए यूज करेंगे, सर आप बताए थे मल्टी सेलुलर के लिए फ्रैगमेंटेशन यूज करेंगे। किसके लिए बच्चे, मल्टी सेलुलर के लिए। मल्टी सेलुलर फॉर्म के लिए यूज किए। तो यहां पे देख पाएंगे ऑक्सीलेटोरिया जो थे बच्चे, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। सर फिलामेंटस फॉर्म बताए थे, फिलामेंटस कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। सो देखिएगा बाई हार्मोगोनिया, ये हार्मोसिस्ट क्या होता है, मान लीजिएगा यहां पे ये पूरा का पूरा, ये बच्चे पूरा का पूरा क्या है, ऑक्सीलेटोरिया। अब ऑक्सीलेटोरिया में यहां पे एक डिस्क जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, ये समझ लीजिएगा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जैसा कुछ बन जाएगा, ये हो जाएगा। इसी का नाम क्या दे देंगे, सेपरेशन डिस्क। ये वाला स्ट्रक्चर का नाम क्या दे देंगे, सेपरेशन डिस्क। अच्छा सुनिएगा, अब मान लीजिए यहां से सेपरेशन डिस्क, यहां पे सेपरेशन डिस्क, तो ये वाला पार्ट पूरा अलग हो गया क्या, और इसी का नाम क्या दे देंगे, हार्मोगोनियम। अब ये नए ऑर्गेनिज्म के रूप में, एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में, स्पीशीज के रूप में डेवलप हुआ। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिप्रोडक्शन थ्रू हार्मोगोनिया। बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। मान लीजिए ये फिलामेंटस फॉर्म है, यहां से ये वाला एक डिस्क बन गया, यहां से एक डिस्क बन गया, तो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म, और तीसरा एक अलग ऑर्गेनिज्म, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, हार्मोगोनियम। डन। सो फिलामेंटस प्रोकैरियोट रिप्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड, दैट इज अबाउट द ऑक्सीलेटोरिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेते हैं बच्चे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है, एकाइनेट्स पढ़ना है। एकाइनेट्स क्या होता है इस बात को समझते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन अकाइनेट फॉर्मेशन इन नॉस्टॉक। समझिएगा बच्चे, मान लीजिए ये नॉस्टॉक अनफेवरेबल कंडीशन में चला गया, फेवरेबल कंडीशन है तो क्या हो जाएगा बच्चे, फ्रैगमेंटेशन हो सकता है ना। अगर अनफेवरेबल कंडीशन में गया तो क्या बोल लीजिएगा, सबसे पहले इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, थिक लेयर बन जाएगा, और थिक लेयर बन जाएगा, अंदर में न्यूक्लियस बहुत डिवाइड कर लिया, 1 2 नहीं कई बार डिवीजन कर लिया। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ब्रस्ट करेगा और कई सारे स्ट्रक्चर निकल के आउट, है ना।
तो इस तरह से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोल लीजिएगा बच्चे, एकाइनेट्स। ठीक है। वाटर ब्लूमिंग की बात करते हैं। वाटर ब्लूम क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज वाटर ब्लूम। मान लीजिए कि आप खूब सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर में भेज रहे हैं, डिटर्जेंट भेज रहे हैं, सॉप जो जैसे हम लोग सॉप जो यूज कर रहे हैं, है ना, तो इसका जो वॉश ऑफ वाटर है वो कहां जा रहा है? वाटर रिजर्वायर में जा रहा है। वहां पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अबंडेंट हो गया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए तो खाना क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, उसको भर के खाना मिल रहा है, खूब ज्यादा ग्रोथ करेगा। और अगर एल्गी का बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है तो इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? वाटर ब्लूम। कहां पे हो रहा है? पॉल्यूटेड वाटर में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बच्चे। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम देते हैं माइकोप्लाज्मा। सो कोनार्ड एंड रॉक्स व्हाइल स्टडिंग कैटल सफरिंग फ्रॉम द प्लूरोनिमोनिया डिजीज, है ना। कैटल में एक डिजीज होता है जिसका नाम देते हैं प्लूरोनिमोनिया डिजीज, है ना। और इसी के बेसिस पे नाम पड़ा है बच्चे क्या? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जब नॉकार्ड एंड रॉक्स साहब पढ़ रहे स्टडी कर रहे थे, कैटल पे स्टडी कर रहे थे, तो उनको एक डिजीज समझ में आ रहा था, दिख रहा था। और वो डिजीज किसकी वजह से हो रहा था? माइकोप्लाज्मा की वजह से। और कौन से माइकोप्लाज्मा की वजह से? तो बोल लीजिएगा PPLO की वजह से, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बच्चे। तो नॉकेप क्या होता है? पुट दिस ऑर्गेनिज्म अंडर द जीनस माइकोप्लाज्मा, है ना। नॉक साहब जो थे, है ना, ये क्या किए? इन सारे ऑर्गेनिज्म के लिए एक कैटेगरी बना दी, एक जीनस बना दी। और दैट जीनस इज कॉल्ड एज व्हाट? माइकोप्लाज्मा। और इसके कलीग्स जो थे, है ना, एस्टर एलो डिजीज ऑफ प्लांट काउज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा, है ना। और इसके कलीग्स जो बताएं कि एस्टर एलो डिजीज जो हो रहा है वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से। एंड नेम दिस प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म एज MLO, है ना। इसका नाम क्या दे दिया गया बच्चे? इन लोग इसका नाम दे दिया गया MLO, है ना। फुल फॉर्म बोल सकते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा था, है ना, जिसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा था, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका नाम क्या दिए? MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बच्चे। सो माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा में क्या बताइएगा? ये कैसा फॉर्म है? यूनिसेलुलर फॉर्म। और क्या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? सर प्रोकैरियोटिक है और सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक है। सेल वॉल यहां पे क्या होगा? एब्सेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बच्चे कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट। तो बैक्टीरिया में जो रिजिड नेचर था वो किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। अगर सेल वॉल नहीं है तो कैसा हो जाएगा? फ्लेक्सिबल। तो सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन होगा ही नहीं। सर जितने भी लिविंग है सब में सेल मेम्ब्रेन तो होना कंपलसरी है। दे एग्जिबिट प्लूरोमॉर्फिज्म एंड दस कॉल्ड एज जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब बता दीजिए कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे बाहर की ओर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। तो अगर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है तो आप बात बताइएगा, क्या इसका शेप चेंज हो सकता है? क्या आराम से चेंज हो सकता है। तो इसको क्या बोल देते हैं? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों भाई? जोकर का काम क्या है? अलग अलग शेप बना के दिखाना जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है। ये भी क्या कर रहा है? अपना शेप चेंज कर रहा है, इसलिए बोल देते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट में सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। भाई सेल मेम्ब्रेन कहीं का भी आ जाए, किसका बना होगा? लिपोप्रोटीन का। बोथ DNA डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मेनली एंड RNA सिंगल स्ट्रैंडेड आर प्रेजेंट। अगर DNA रहा तो कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड। और RNA रहा तो कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन अगर DNA डबल स्ट्रैंडेड है तो भी कैसा होगा? सर्कुलर। सर दूसरा फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। अरे भाई यूकैरियोटिक में देखिए ना कैसा होता है? DNA लीनियर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? सर्कुलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। एंड दैट्स भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे थे तो माइकोप्लाज्मा में अगले पॉइंट में आते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इस माइकोप्लाज्मा पे काम नहीं करता है, लेकिन अगर उसी पे टेट्रासाइक्लिन डाल दिए या क्लोरमफेनिकॉल डाल दिए तो ये मर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल से क्या होता है, सेंसिटिव होता है, ससेप्टिव होता है, और जबकि पेनिसिलिन से क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो अगर माइकोप्लाज्मा में कोई पूछ दे आपको एरोबिक होगा या एनएरोबिक, तो आप क्या बोलेंगे, एनएरोबिक। एनएरोबिक, एनएरोबिक और क्या बोल लीजिएगा, यूनिसेलुलर, और क्या बोल लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक। एनएरोबिक हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। A species of mycoplasma are saprophytic and parasitic। अब ये जो स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा का कैसा हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। रिप्रोडक्शन की बात कीजिएगा तो कैसा पॉइंट, अरे यूनिसेलुलर है तो सर कैसा होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। सो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा इज बाइनरी फ्यूजन, है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर और एलिमेंट्री बॉडी आर फॉर्म्ड। अब रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड होता है जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर और एलिमेंट्री बॉडी का फॉर्मेशन होता है, लाइक अ स्पोर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्लांट डिजीज। माइकोप्लाज्मा की वजह से प्लांट में कौन कौन सा डिजीज देखने को मिलता है। तो सबसे पहला तो आप देख ही लिए थे एस्टर एलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर। आप दूसरा बोल सकते हैं बच्चे, लिटिल लीफ ऑफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट पॉइंट में बंची टॉप ऑफ पपाया। नेक्स्ट पॉइंट में बीचेस ब्रूम ऑफ ग्राउंडनट। आपको जो याद रखना है बच्चे, एस्टर एलो डिजीज याद रख लीजिएगा, और दूसरा याद रख सकते हैं बंची टॉप ऑफ पपाया। चले अगले पॉइंट पे, अगर बात कर लेते हैं एनिमल्स में कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो माइकोप्लाज्मा कॉज प्राइमरी और टाइपिकल निमोनिया, है ना। ये एक निमोनिया कॉज करता है जिसको नाम क्या देते हैं, एटाइपिकल निमोनिया। और बोवाइन प्लूरो निमोनिया भी कॉज करता है। ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, तो कैटल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेते हैं, आर्कीबैक्टीरिया की बात करते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कियोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है, एंशिएंट फोसिल्स का स्टडी करना, आर्कियोलॉजी, है ना। तो समझ लीजिएगा जो पुराने तरह के बैक्टीरिया थे, एंशिएंट टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, इसके बारे में स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्कियोबैक्टीरियोलॉजी। इसको क्या बोल देंगे, आर्कियोबैक्टीरियोलॉजी। और इस ग्रुप का नाम क्या देंगे, आर्कीबैक्टीरिया। सो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स मोस्टली एनएरोबिक। ये भी बैक्टीरिया कैसा है, एनएरोबिक ही है। टर्म आ जाता है बच्चे थर्मोकोकस, तोड़ लीजिएगा। थर्मो कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, टेम्परेचर, और कोकस कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, स्फेरिकल। कैसा बोलिएगा, स्फेरिकल। तो वैसा स्फेरिकल बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर रहा है, क्या नाम दे दीजिएगा, थर्मोकोकस। अच्छा, वैसा बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया में सरवाइव कर रहा है ना, मार्सी एरिया में सरवाइव कर रहा है। मार्सी एरिया कहने का मतलब क्या, काऊ का र्यूमेन ले लीजिए, वहां पे पूरा दलदल जैसा, कीचड़ जैसा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मार्सी एरिया। तो मार्सी, वैसा स्फेरिकल बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया में सरवाइव कर रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, मिथेनोकोकस। नेक्स्ट पॉइंट में मिथेनोबैक्टीरियम। अब इसी का दूसरा प्रजाति, इसी का नाम क्या दे रहा है, मार्सी एरिया में ही सरवाइव कर रहा है, मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप क्या बोल लीजिएगा, मिथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट पॉइंट में, और आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू द ड्यूबैक्टीरिया कोर हिस्टोन प्रोटीन। ये एक्चुअली में तो है क्या, प्रोकैरियोट, लेकिन कोर पार्टिकल में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या, हिस्टोन प्रोटीन हम क्या बोलते हैं, एब्सेंट है, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि हम यूकैरियोटिक में रख देंगे, और सारे कैरेक्टर को देखेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करेंगे, और सारे कैरेक्टर को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आर्कीबैक्टीरिया की बात कर रहे थे। तो देयर सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जबकि बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना हुआ था, पेप्टिडोग्लाइकन का। यहां पे पेप्टिडोग्लाइकन लाइक दैट ऑफ यूबैक्टीरिया, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल किसका बना हुआ था, पेप्टिडोग्लाइकन का। यहां पे देखिएगा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड देखने को मिल रहा है।
तो कहने का मतलब अगर मैं पूछ दूं आपसे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल और आर्की बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का सेल वॉल और आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या सिमिलर होगा, आपका आंसर होगा सीधा सीधा नहीं सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट में, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज हाईली कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ ब्रांच्ड लिपिड। अगर हम आर्की बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन की बात भी करते हैं ना, तो बना हुआ तो लिपिड और प्रोटीन का ही है, लेकिन हाईली ब्रांच है, तो हाईली ब्रांच होगा तो क्या बोल लीजिएगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा, इससे रेजिस्टेंट मिलेगा। तो रेजिस्टिविटी जो बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में वो मिलता है, किसकी वजह से मिलता है, तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से और हाईली ब्रांच लिपिड चेन की वजह से। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट। ये क्या बोल लीजिएगा, एक्चुअली में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। सर अगर हमसे पूछ दे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में भी किसको माने, तो आप बोल लीजिएगा किसको, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। मिथेनोबैक्टीरियम की बात करते हैं, मिथेनोजेंस की बात करते हैं। तो मिथेनोजेंस की बात कीजिएगा तो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वैसा बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को क्या बोल लीजिएगा, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस आर फाउंड इन मार्सी एरिया एंड गोबर गैस फर्मेंटर एंड प्रोड्यूस मीथेन। तो ये मिलता कहां पे, मार्सी एरिया में या गोबर गैस फर्मेंटर में मिल रहा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। मैं बता दिया हूं पहले ही आपको, एग्जाम्पल याद रखना कंपलसरी है। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस और मिथेनोमाइक्रोबियम किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मिथेनोजेंस का एग्जाम्पल होगा। एन आर्कीबैक्टीरिया रुमेनोकोकस is also found in the rumen of cattle and responsible for production of methane। अब नाम है इसका रुमेनोकोकस, अगर कैटल के रुमेन में जाके रह रहा है तो क्या नाम दे दीजिएगा, रुमेनोकोकस। और ये रुमेनोकोकस भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीथेन, और मीथेन को हम क्या बोल देते हैं, बायोगैस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स करने का मतलब वैसा आर्कीबैक्टीरिया जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में रह रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, हेलोफिल्स। अगला है थर्मोएसिडोफिल्स, है ना, ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे जाके भी सरवाइव कर रहा है और लो पीएच पे भी सरवाइव कर रहा है, इसी को क्या बोल लीजिएगा, थर्मोएसिडोफिल्स। दे आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, है ना, टेम्परेचर हाई है और बस वाटर कैसा है, एसिडिक है, वहां पे भी जाके सरवाइव कर रहा है। हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। ये हॉट सल्फर स्प्रिंग कहाँ मिलता है, हिमालयन रीजन में। कहने का मतलब सीधा सीधा बात समझ में आ गया कि एक्चुअली वाटर का टेम्परेचर भी क्या है, हाई है, और कंडीशन भी कैसा है, एसिडिक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बच्चे, फिलामेंटस। सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। इन सम बैक्टीरिया देयर बॉडी इज फिलामेंटस और फंगस लाइक और माइसिलियम लाइक, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिलामेंटस बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज और माइकोबैक्टीरियम। डन। नेक्स्ट पॉइंट में, दीज बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, दे आर यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में है और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट में, देयर सेल वॉल कंटेन माइकोलिक एसिड, इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। फिलामेंटस बैक्टीरिया और हेट्रोट्रोपस, जैसे स्टेप्टोकोकस की बात कर लीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम की बात कर लीजिएगा, है ना, तो स्टेप्टोमाइसिस मेन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, है ना। देन माइकोबैक्टीरियम की बात कर लीजिएगा और फ्रैंकिया की बात कर लीजिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स। तो बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स करने का मतलब प्रोकैरियोट्स विच ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेराइन सेडिमेंट्स इज कॉल्ड एज व्हाट, बैरोफिलिक प्रोकैरियोट। ये सारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहीं तक स्टॉप कर लिया।